हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। डिस्कस करेंगे आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर जो आईएएस ऑफिसर की पोस्ट होती हैं वो अलग होती हैं और उन पे आईएएस ऑफिसर को ही बिठाया जाता है। लेकिन हरियाणा सरकार ने एक नया स्टेप लिया जहां पे एक आईपीएस ऑफिसर को आईएएस की पोस्ट में बिठा दिया। अब देखा है तो केंद्र सरकार के नियमों की अनदेखी की गई है। जानेंगे आज रूल्स क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वेल देखिए, यहाँ पर कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको दिखाया भी है। आप देख सकते हैं, लिखा है आईपीएस ऑफिसर्स ट्रांसफर टू आईएएस पोस्ट। खत्तर प्रिवेल्स। देखिए खत्तर कौन है? मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के सीएम है एज ऑफ नाउ। इन्होंने ये ट्रांसफर जो किया वो होम मिनिस्टर जो उस समय विज हैं इस समय, उनके ऑब्जेक्शन के बावजूद भी उन्होंने बेसिकली ट्रांसफर कर दिया और ये ट्रांसफर सीएम ऑफिस के द्वारा किया गया। वेल देखिए, इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे रूल्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके लिए सामने, देश का सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर कौन होता है? ऑप्शन है चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तब तक हम टॉपिक डिस्कस करते हैं और लास्ट में इसका आंसर मैं जरूर आपको बताऊंगा। वेल देखिए, यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट ने फाइनली ट्रांसफर कर दिया आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है कला रामचंद्रन, और इनका ट्रांसफर किया गया एक आईएएस पोस्ट में। आईएएस पोस्ट कौन सी है? वो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। तो हरियाणा जो सरकार है वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट में इनको बिठा दिया गया। आमतौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जो पोस्ट होती है वो आईएएस ऑफिसर की होती है, लेकिन वहाँ पे एक आईपीएस ऑफिसर को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। नाउ ये कंसर्न क्रिएट करता है चूंकि यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो मनोहर लाल खट्टर हैं, इनका कहना यह कि ट्रांसफर करो चूंकि इनके खास हैं। लेकिन वहीं पे जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, इनका कहना यह है कि नहीं साहब, केंद्र सरकार जो है, केंद्र के जो नियम है वो कहते हैं कि आईपीएस ऑफिसर को आप आईएएस की पोस्ट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। यदि आप करना ही चाहते हो तो आपको डीओपीटी से प्रॉपर तरीके से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो गृह मंत्रालय है और जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनके बीच में थोड़ी टसल चल रही है। नाउ यदि हम बात करें विज की, बात करें अनिल विज जो एज ऑफ नाउ हरियाणा के गृह मंत्री हैं, इनकी बात करें तो इन्होंने बोला कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज कैडर के रूल्स हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होती है। अखिल भारतीय सेवा का मतलब है आर्टिकल 312 के अंतर्गत ऑल इंडिया सर्विसेज का फॉर्मेशन किया आता है। और एज ऑफ नो हमारे भारत में 3 सर्विसेज आईएएस एआईएस में आती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में। एक तो आपका हो गया आईएएस, दूसरा हो गया आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, और तीसरा हो गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। याद रहे, इन तीनों की बात करें, इन तीनों का प्रॉपर तरीके से कैडर का अलॉटमेंट होता है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो है ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आती, बल्कि वो सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। लेकिन आईएएस, आईपीएस और आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ये तीनों सर्विसेज आर्टिकल 312 के अंतर्गत ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं। यदि इसमें किसी तरह से बदलाव करना चाहते हो तो आपको आर्टिकल 312 में जाके बदलाव करना पड़ेगा। और ये जो बिल है इसको राज्यसभा के द्वारा इनिशिएट किया था। एनीवे, हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे जो अनिल विज हैं, जो कि यहाँ पे हरियाणा सरकार में गृह मंत्री हैं, उनका कहना यह है कि इसके लिए प्रॉपर तरीके से एक मैंडेटरी रूल है कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मतलब जो डीओपीटी है केंद्र सरकार का, उससे आपको प्रॉपर तरीके से परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद में ही आप ये काम कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे खट्टर जो है, मनोहर लाल खट्टर जो है, अपने जो डिमांड है उसमें अड़िग रहे और फाइनली एक आईएएस कैडर की पोस्ट में एक आईपीएस ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया बिना किसी परमिशन को लिए हुए। नाउ यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक टसल सी बन गई है। अब देखिए, हालांकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अपने डिसीजन को जस्टिफाई कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि एज ऑफ नाउ हमारे हरियाणा में 12 पोस्ट हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, और इस प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जो 12 पोस्ट हैं इसमें केवल 10 पोस्ट में ही प्रॉपर तरीके से पोस्ट फिल हैं, 2 पोस्ट यहाँ पे खाली हैं। तो उसको अर्जेंसी में फिल करना चाहते थे। बिकॉज ऑफ दैट थिंग इन्होंने एक आईपीएस ऑफिसर को वहाँ पे नॉमिनेट कर दिया। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट करता है कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं, आप उनका नाम क्यों नहीं नॉमिनेट करते थे? लेकिन बात वही हो जाती है कि यहाँ पे हो सकता है बाकी जो आईएएस ऑफिसर हों वो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के खास ना हो। दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी। नाउ हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें तो ऑलरेडी उन्होंने जो केंद्र सरकार के जो रूल्स हैं आईएएस कैडर रूल्स, उसका यहाँ पर काफ़ी बार वायलेशन किया है। ये पहली दफ़ा नहीं है कि उन्होंने ऐसा वायलेशन किया हो, पहले भी उन्होंने कई बार वायलेशन किए हैं। और इसके लिए प्रॉपर तरीके से जो मैंडेटरी होता है कि डीओपीटी की परमिशन चाहिए, इन्होंने पहले भी कोई परमिशन नहीं लिया। और यदि बात करें रामचंद्रन जो एक आईपीएस ऑफिसर हैं, इनका जब ट्रांसफर किया गया तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। हालांकि हरियाणा सरकार से यहाँ पे केंद्र सरकार ने, मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, इनके द्वारा प्रॉपर तरीके से एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई है हरियाणा सरकार से कि भैया जो नॉन कैडर ऑफिसर्स हैं उनको जो आपने आईएएस पोस्ट में बैठा रखा है, आप उनकी भी रिपोर्ट बताओ कि आपने किसको किसको ऐसी पोस्ट बना रखी है। नॉन
कैडर ऑफिसर का मतलब यह है कि जो प्रॉपर तरीके से आईएएस नहीं है उनको भी हरियाणा सरकार के द्वारा प्रॉपर तरीके से ऐसी पोस्ट दे दी गई है जो एक आईएएस ऑफिसर को ही मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हरियाणा ने बहुत सारे वायलेशंस कर रखे हैं, बहुत सारे रूल्स की धज्जियां उड़ा रखी हैं। नाउ यहां पे देखा जाए तो एज ऑफ नाउ यदि हरियाणा की बात करें तो वहां पर 9 ऐसे नॉन कैडर ऑफिसर हैं, मतलब जिनके पास प्रॉपर तरीके से आईएएस कैडर नहीं। देखिए आप यदि इन केस एसडीएम भी हैं तो सीनियर होने के बाद में यहां पे पहली आपका प्रमोशन होता है एडिशनल कलेक्टर में, और एडिशनल कलेक्टर के बाद आप कलेक्टर बन सकते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से आप आईएएस बन जाते हो। जब आप एडिशनल कलेक्टर बनते हो तभी आपको आईएएस अवार्ड हो जाता है। लेकिन यहां पे हरियाणा सरकार ने कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जो कि जिनके पास प्रॉपर तरीके से आईएएस अवार्ड नहीं है, इसके बावजूद भी उनको प्रॉपर तरीके से आईएएस की पोस्ट दे रखी है। और इसके अलावा देखा तो यहाँ पे नॉन कैडर ऑफिसर की यदि हम बात करें तो ना सिर्फ केवल आईएएस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आईपीएस, आईएफएस और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स जो हैं इनको भी इन्होंने प्रॉपर तरीके से आईएएस की पोस्ट में बिठा रखा है। तो यहाँ पे एक बड़ा कंसर्न होता है कि क्यों आपने ऐसा कर रखा है। यदि हम रूल्स की बात करें, रूल्स क्या बोलते हैं, यदि आप रूल्स की बात करें तो यहाँ बोला गया है कि एक आईएएस की जो पोस्ट है, उसी जो आईएएस कैडर की जो पोस्ट है उस पोस्ट में आईएएस को भी बिठा सकते हैं। नॉन कैडर ऑफिसर को तभी आप बैठा सकते हैं जब कोई भी कैडर ऑफिसर अवेलेबल ही नहीं है। अब वहां पर कैडर ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मर्जी का अवेलेबल नहीं है। हो सकता है यहां पे मनोहर लाल खट्टर का कोई खास आईएएस ऑफिसर नहीं हो, अब उनको लगता होगा यदि किसी को बना देंगे तो उनके लिए परेशानी बन जाएगी, हो सकता है उनके हिसाब से डिसीजन ना लें, या हो सकता है उनके आगे पीछे ना घूमें, दैट्स पॉसिबिलिटी। तो यहां पर इन्होंने नॉन कैडर ऑफिसर जो हैं उनको यहां पर बिठा दिया, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। साथ में ये रूल्स यही बोलते हैं यदि किसी नॉन कैडर पोस्ट को यहां पे बिठाते हैं 3 महीने के बाद, तो आपको यहां पे केंद्र सरकार से मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आपको अप्रूवल पहले से लेना पड़ेगा। एवली रूल्स में यह भी लिखा हुआ है कि यदि 3 महीने से कम के लिए बिठाते हैं तो बिठाने के बाद आपको केंद्र सरकार से अप्रूवल लेना जरूरी है। लेकिन ये 3 महीने के बाद के लिए बिठाते हैं तो आपको बिठाने के पहले केंद्र सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। हालांकि यहां पे एक चीज और भी है, यदि नॉन कैडर ऑफिसर की बात करें तो यहां पे मान लीजिए सपोज करिए उन्हें 6 महीने के बाद के लिए बिठाते हैं, मान लीजिए सपोज करिए उनका टाइम पीरियड 6 महीने पार कर जाए, तो इस कंडीशन में एवली सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, एवली सेंट्रल गवर्नमेंट को भी प्रॉपर तरीके से यूपीएससी को ये रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कि भैया हम ये करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली एज ऑफ नो रूल्स बोलते हैं कि 3 महीने से ऊपर के लिए स्टेट गवर्नमेंट बैठाना चाहती है नॉन कैडर को तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और यदि 6 महीने से ऊपर के लिए बैठाना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर यूपीएससी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये आप समझ चुके होंगे रूल्स बेसिकली क्या बोलते हैं। तो ये बेसिकली हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के बीच में इस समय प्रोटोकॉल्स को लेकर, नियमों को लेकर इस समय थोड़ा सा डिफरेंस बना हुआ है। नाउ क्वेश्चन आपसे पूछा था देश का सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए देश का सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। इनसे बड़ा आईएएस कोई नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम पूछा भी गया, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है कि हमारे कई सारे बैचेस हैं एमपीपीएससी के लिए, तो 1 ईयर बैच कोर्स लॉन्च हो चुका है। एमपीपीएससी मेंस के लिए बैच कोर्सेज है, एमपीपीएससी फॉरेन सर्विसेज के लिए बैच कोर्स है, या एमपीपीएससी मेंस पेपर 1 के लिए बैच कोर्स है। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप केवल एक्सक्लूसिव तरीके से एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। हमारी शाम को 4 बजे की मेंस की आंसर राइटिंग क्लास होती है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन में इस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आई एम श्योर ये जो वीडियो है, डिस्कशन है, आपको नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यूएशन जरूर किया होगा। यदि आपके पास क्या राय है, क्या डाउट्स है, नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। यदि आपके पास कोई फर्दर क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।